स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है सूर्या बैच। ये बैच में आपको कंप्लीट तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए कराई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी। ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारे सूर्या बैच को ख़रीदना होगा। आज की क्लास में ये हमारा मुकाम सीरीज़ का अगला क्लास है। इस क्लास में भी हम एज़ यूजुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्वर फीवर की सामान्य पहचान क्या होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिर दर्द, शरीर में दर्द, तापमान बढ़ना या उपयुक्त सभी। तो ज्वर यानी जो फीवर है उसकी पहचान क्या क्या होती है? तापमान बढ़ना यानी कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ा होता है, सिर में दर्द, शरीर में दर्द यानी कि उपयुक्त सभी। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल इंजेक्शन देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? ठीक है, तो मल्टीपल इंजेक्शन जो हम दे रहे होते हैं उसको देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? डेल्टॉइड मांसपेशी, ग्लूटियल मांसपेशी, पेट की त्वचा या गर्दन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ग्लूटियल मांसपेशी। ग्लूटियल मांसपेशी जो होते हैं वो कमर के साइड बाहर की ओर जो मांसपेशी होता है, जैसे हम कमर को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, तो ये अपर आउटर क्वाड्रेंट जो होता है वहाँ पे क्या होता है? ग्लूटियल मांसपेशी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शंस देने के लिए एक अच्छा जगह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पट्टी बैंडेज बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पट्टी बांधने यानी बैंडेज बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शोभा बढ़ाना, घाव छिपाना, संक्रमण से बचाव या फिर दर्द बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इन्फेक्शन से बचाना। बैंडेज जो बांधते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किसी भी तरह की बाहरी धूल, मिट्टी या जो भी कीटाणु हैं उनसे घाव को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया क्या है? ऑप्शंस हैं, शरीर का तापमान बढ़ना, शरीर का तापमान सामान्य होना, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना या बुखार होना। तो हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है हमेशा कम, तो हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर का कम होना। तो इसका सही आंसर क्या है? शरीर का तापमान सामान्य से कम होना को हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो हाइपरथर्मिया मतलब ज़्यादा होना, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर का कम होना। ठीक है, ओटी ऑपरेशन थिएटर में कौन सा उपकरण नसबंदी के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टेथोस्कोप, कैन्यूला, ऑटोक्लेव या फिर फोर्सेप्स। तो ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है जो नसबंदी के लिए प्रयुक्त होता है? तो उसका सही आंसर क्या है? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वो मशीन है जिससे सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? स्टेराइल किया जाता है। तो स्टेराइल करने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ होता है? ऑटोक्लेव यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? पट्टी बांधना चाहिए, टेटनस इंजेक्शन देना चाहिए, घाव को साफ करना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो चोट लगने पे, अब चोट अगर लोहे की या जंग लगी चीज़ों से लगी है तब तो टेटनस लगवाना इंपॉर्टेंट होगा ना, लेकिन सारे ही सामान्य घावों में पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है घाव को साफ करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्ट्रेचर का उपयोग का उद्देश्य क्या है? स्ट्रेचर का उद्देश्य उपयोग का क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रोगी को सोने के लिए, आराम देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए या सजावट के लिए। तो इसका सही आंसर है कि एक रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, वैसे पेशेंट को जो खुद जाने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पट्टी बांधने में कौन सी सामग्री आवश्यक होती है? तो पट्टी बांधने में कौन सी सामग्री आवश्यक होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कच्चा कपड़ा, ग्लव्स, सर्जिकल पट्टी या बी और सी दोनों। तो पट्टी बांधने के लिए ग्लव्स और सर्जिकल पट्टी दोनों ही आवश्यक होती है। इसका सही आंसर क्या है? बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल और मूत्र को निकालने के लिए प्रयोग में आने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ट्रे, कैथेटर, थर्मोमीटर या फिर गॉज पट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? थर्मोमीटर। इसका सही आंसर क्या है? कैथेटर। कैथेटर क्या होता है? तो कैथेटर एक ऐसी पाइप होती है, एक नली होती है जिसके द्वारा यूरिन को पेशेंट से निकाला जाता है, ऐसे पेशेंट में जो खुद कैपेबल ना हो। ड्रेसिंग करते समय किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाथ की सफाई या फिर गाउन पहनना या फिर सैनिटाइजेशन या फिर उपयुक्त सभी।
तो ड्रेसिंग करते समय हमें हाथ की सफाई का भी ध्यान रखना होता है, गाउन पहनने का भी ध्यान रखना होता है, सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना होता है, यानी कि इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रेसिंग में प्रयुक्त होने वाली सामान्य कीटाणुनाशक एंटीसेप्टिक कौन सा है? तो ड्रेसिंग में प्रयुक्त होने वाली एक सामान्य एंटीसेप्टिक कौन सा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? अल्कोहल, डेटॉल, पोटाशियम परमैंगनेट या फिर उपयुक्त सभी। तो एंटीसेप्टिक क्या है? अल्कोहल एक एंटीसेप्टिक है, डेटॉल भी है, पोटाशियम परमैंगनेट भी है। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ये सभी विकल्पों में से कोई भी जो है वो घाव की सफाई में और इन्फेक्शन से बचाने में यानी कि कीटाणुनाशक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जा सकता है। कौन सी सुई अतःशिरा इंजेक्शन देने के लिए प्रयोग की जाती है? अतःशिरा यानी कि इंट्रावेनस IV जो हम देते हैं उसको देने के लिए कौन सी सुई यानी निडल का यूज़ करना होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? 18G, 22G, 26G या फिर 30G। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 18G। इंट्रावेनस इंजेक्शन देने के लिए मोटी सुई की ज़रूरत होती है, इसलिए 18G का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी मरीज़ को अचानक दौरा यानी कि सीजर पड़े तो पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? उसे कसकर पकड़ लें, मुंह में चम्मच डालें, रोगी को सुरक्षित स्थान पर लेटाएं या उसके ऊपर पानी डालें। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? रोगी को सुरक्षित स्थान पर लेटाना चाहिए। इससे क्या है, वो इधर उधर फैलने में उसको किसी भी तरह की चोट नहीं लगेगी और बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रहने पे उसका शरीर जब मुड़ रहा होगा या फिर उसे जब दौरे पड़ रहे होंगे तो उसे किसी भी तरह का फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? औजारों को साफ दिखाना, औजारों को नया बनाना, सूक्ष्म जीवों की नाश करना या फिर धातु को मजबूत बनाना। तो स्टरलाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें सारे के सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने का काम किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीवों का नाश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलने बर्न की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बर्फ लगाना, जले स्थान पर ठंडे पानी से धोना, घी लगाना या कुछ ना करना। तो इसका सही आंसर है जले स्थान पर ठंडे पानी से धोना, जिससे घाव भी साफ हो जाए और पेशेंट को जो जलन है उससे भी राहत मिले। ठीक है, अगला है ड्रेसिंग के बाद प्रयुक्त सामान को कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? टेबल पर, नाली में, कचरे के उचित कंटेनर में या मरीज के पास। तो ड्रेसिंग के बाद जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, कॉटन स्वैब हो गया, गॉज पीस हो गया, ये सारी चीज़ों को कहाँ डालना चाहिए? तो ये सारे चीज़ प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट में जा सके, इसलिए कचरे के उचित कंटेनर में डालना चाहिए ताकि इनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना हो। किसी गंभीर रोगी को ऑक्सीजन कैसे दी जाती है? तो कोई अगर पेशेंट है जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसे उसमें हेल्प कराने के लिए ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कराया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? नाक से, मुंह से, ऑक्सीजन मास्क से या गले से। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर है ऑक्सीजन मास्क से। ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ड्रेसिंग के दौरान दस्ताने पहनने का उद्देश्य क्या होता है? तो ड्रेसिंग के दौरान दस्ताने पहनने का उद्देश्य क्या होता है? संक्रमण से बचाव, इन्फेक्शन कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है रोगी की पहचान कैसे सुनिश्चित करें? ऑप्शंस है नाम पूछकर, ID बैंड देखकर, अटेंडेंट से पूछकर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? हम नाम पूछ सकते हैं पेशेंट से, लेकिन अगर पेशेंट बोलने की स्थिति में नहीं है तो हम उसकी ID बैंड को देख सकते हैं या फिर अटेंडेंट को भी पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। रोगी की सही पहचान के लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ड्रेसिंग के दौरान कौन सी बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए? तो ड्रेसिंग के दौरान कौन सी बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गाउन की चमक, हाथों की सफाई, मरीज की जाति या वार्ड का रंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हाथों की सफाई। हाथों की सफाई जो होती है वो ड्रेसिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिरिंज और सुई को दोबारा प्रयोग से पहले क्या करना चाहिए? तो एक सिरिंज और सुई जो कि डिस्पोजेबल नहीं है, नॉन डिस्पोजेबल है, तो उसको दोबारा यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? धोना, उबालना, स्टेरिलाइज करना या फेंक देना। तो उसका पुनः उपयोग के लिए हमें उसे स्टेरिलाइज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ड्रेसिंग का सही क्रम क्या है? तो ड्रेसिंग किस सीक्वेंस में करना चाहिए? उसका सही सीक्वेंस क्या है? ऑप्शंस है हाथ धोना, फिर दस्ताने पहनना, फिर घाव साफ करना, फिर पट्टी बांधना, या फिर दस्ताने पहनना, फिर हाथ धोना, फिर पट्टी बांधना, फिर घाव बांधना या फिर दस्ताने पहनना, या फिर पहले इंजेक्शन देना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सबसे पहले हाथ धोना, फिर दस्ताने पहनना, फिर घाव साफ करना और फिर पट्टी बांधना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, पट्टी बांधते समय घाव पर कौन सी दिशा में पट्टी शुरू की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच में, या फिर कोई नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, इसीलिए हम हमेशा जो पट्टी बांधते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बांधते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरीज की नाड़ी को किस स्थान पर महसूस किया जाता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मरीज का जो पल्स है, नाड़ी है, उसको किस स्थान पर महसूस किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पेट, गर्दन, कलाई या फिर पीठ। तो इसका सही आंसर है कलाई। रिस्ट पे जो होता है वो हम मरीज के पल्स को महसूस कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो हर सिलेंडर, हर गैस का जो सिलेंडर होता है उसका अपना अपना कलर कोड होता है। ठीक है, उसका अपना अपना कलर कोड होता है। तो उसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? नीला, काला, नीला, लाल, काला और सफ़ेद या फिर हरा। तो इसका सही आंसर है काला और सफ़ेद। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो हमेशा ही काला और वाइट कलर से पेंट किया जाता है। इसमें काला जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का नीचे का भाग होता है और सफ़ेद जो होता है वो ऊपर का हिस्सा पेंट किया जाता है। किस घाव को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पुराना घाव, सूखा घाव, नया और रक्त स्राव वाला घाव या फिर फफोला। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा कि नया और रक्त स्राव वाला घाव, यानी कि जिस घाव में ब्लीडिंग हो रही है उस पर प्राथमिक उपचार का ज़रूरत होता है ताकि उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके और पेशेंट की जान बचाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पट्टी को खुली ओपन ड्रेसिंग कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पूरी तरह बांधी गई, हवा लगने वाली, गीली पट्टी या प्लास्टिक की पट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओपन पट्टी। किसको कहा जाता है? ओपन ड्रेसिंग। तो हवा लगने वाली पट्टी को ओपन ड्रेसिंग कहा जाता है। जब घाव पर हल्की पट्टी की जाती है तो जिससे हवा आर पार हो सके तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन ड्रेसिंग कहते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? इंजेक्शन देना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा देना चाहिए या फिर मिक्स दवा देनी चाहिए। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिस पे बहुत सारे दवाओं का, यानी कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उसका कोई असर ना हो रहा हो, वो उसके प्रति रेसिस्टेंट हो। तो ऐसे बैक्टीरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचने के लिए क्या करना चाहिए? इलाज के लिए नहीं पूछ रहा है। तो बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचने के लिए हमें बार बार हाथ धोना चाहिए ताकि हमें इस तरह के किसी भी बैक्टीरिया से हमारा पेशेंट जो है वो बचा रहे। पेशेंट को भी यही सलाह देनी चाहिए। ड्रेसिंग करते समय कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सैनिटाइजेशन, सर्जिकल सेप्सिस तकनीक या फिर ऑटोक्लेविंग या फिर फोमिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सर्जिकल सेप्सिस टेक्निक, यानी कि सर्जिकल माहौल में जिस तरह से सेप्सिस यानी कि बिल्कुल माहौल को हर तरह के संक्रमण वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नीट एंड क्लीन रखा जाए, वैसा इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की तकनीक को अपनानी चाहिए। ठीक है। पट्टी करते समय बहुत टाइट बांधने से क्या हो सकता है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आप पट्टी काट रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो इससे क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? आराम मिलेगा, रक्त प्रवाह रुक सकता है, सूजन घटेगी या फिर दर्द बंद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि रक्त प्रवाह रुक सकती है। ठीक है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें बाधा आ सकती है। ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आने के कारण क्या है? वहाँ का टिश्यू जो है वो डेड हो सकता है, वहाँ के टिश्यू में ब्लड की कमी हो सकती है। तो इस बात के लिए चेक करना होता है कि पट्टी बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। ऑटोक्लेव मशीन का तापमान कितना होता है? ऑटोक्लेव जैसा कि हमें पता है एक मशीन है जो कि चीज़ों को स्टरलाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या होता है? ये बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसे क्लीन करने के काम आता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 15 से 20 मिनट तक इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग ट्रॉली में सबसे पहले क्या रखना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? यूज़ किए हुए औजार, स्टेराइल वस्तुएं, मलिन वस्तुएं या फिर पानी की बाल्टी। तो इसका सही आंसर क्या है कि ड्रेसिंग ट्रॉली में हमेशा स्टेराइल वस्तुएं रखनी चाहिए, सबसे पहले रखनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरीज़ की त्वचा पर घाव साफ करने के लिए कौन सा घोल सबसे अच्छा होता है? ठीक है, तो अगर उसकी त्वचा पर घाव को साफ करना है तो कौन सा घोल सबसे अच्छा होगा, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शुद्ध पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूध या नारियल तेल। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक फॉर्मिंग मटेरियल होता है जो कि झाग बनाकर अंदर की सारी गंदगी को, डेड टिश्यू को और जितने भी इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया हैं सबको बाहर निकालता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पट्टी करने के बाद उपयोग की गई सामग्री को कहाँ नष्ट किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? खुले मैदान में, बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर में, मरीज़ के बेड के नीचे या किसी भी डस्टबिन में।
तो पट्टी करने के बाद जो भी उपयोग की गई सामग्री है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर में डिस्पोज किया जाता है ताकि उसका डिस्पोजेबल सही से इंश्योर हो सके और इन्फेक्शन ना फैले। ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ड्रेसिंग करते समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि घाव में मवाद पस निकल रहा हो तो क्या संकेत हो सकता है? घाव में मवाद यानी पस निकल रहा किस चीज़ का सिम्टम होता है? ऑप्शन क्या क्या है? घाव सूख रहा है, घाव ठीक हो रहा है, संक्रमण हो गया है, या घाव में कोई समस्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि संक्रमण हो गया है। जब इन्फेक्शन हो गया होता है तभी घाव में से क्या आता है? पस आता है या फिर बदबू आता है, गंदा स्मेल आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें कब किसकी लक्षण है? तो इन्फेक्शन की लक्षण है। ठीक है। अगला है, सबसे सुरक्षित इंजेक्शन साइट कौन सी है? ऑप्शंस क्या क्या है? बटॉक्स, जांघ, पेट या हाथ। तो सबसे सुरक्षित इंजेक्शन देने का जो साइट है वो क्या है? वो बुटॉक्स है। बुटॉक्स में कौन सा मसल हमारा होता है? अभी तुरंत हमने ऊपर पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लूटियल मसल। ठीक है। ग्लूटियल मसल जो होता है वो सबसे सेफ पॉइंट होता है इंजेक्शन देने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रेसिंग ट्रे को कब स्टेराइल करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? हर सप्ताह, हर महीने, प्रत्येक उपयोग से पहले, या जब गंदा दिखे। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रत्येक उपयोग से पहले हमें ड्रेसिंग ट्रे को स्टेराइल करना चाहिए। इससे क्या है? इससे संक्रमण से बचा जा सकता है और इससे क्या होता है? इससे संक्रमण से बचा जा सकता है और स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली फोर्सेप्स को किस ताप विधि से स्टेराइल किया जाता है? ठीक है। ड्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले जो फोर्सेप्स होते हैं उसे किस ताप की विधि से स्टेराइल किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, स्टीम बाथ या सीधे धूप में। तो इसका सही आंसर क्या है? कि मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट क्या है? मॉइस्ट हीट का टाइप होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव किसके अंतर्गत आता है? तो मॉइस्ट हीट के अंतर्गत आता है। और इसी के ये में क्या होता है? इसी के जरिए फोर्सेप्स जो होते हैं वो क्लीन कराया जाता है। ये मॉइस्ट हीट का एक टाइप होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मरीज़ की पट्टी बदलने में कितने समय बाद बुलाना चाहिए सामान्यतः? तो इन जनरल मरीज़ की पट्टी बदलने के लिए कितने दिनों बाद बुलाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हर घंटे, 6 घंटे बाद, हर 24 घंटे, हर महीने। तो इसका सही आंसर है हर 24 घंटे पे हमें मरीज़ को उसकी पट्टी बांधने के लिए और उसका घाव का प्रोग्रेस देखने के लिए बुलाना चाहिए। ड्रेसर का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? दवा देना, इंजेक्शन देना, घाव की देखभाल और ड्रेसिंग करना, या ऑपरेशन करना। तो इसका सही आंसर है कि ड्रेसर का जो मुख्य कर्तव्य होता है वो होता है घाव की देखभाल और ड्रेसिंग करना। नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग क्या होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? नई ड्रेसिंग, बिना स्टेराइल की गई ड्रेसिंग, रंगीन ड्रेसिंग या सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? बिना स्टेराइल की गई ड्रेसिंग को हम नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग करते समय रोगी को कैसे लेटाना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? बैठकर, खड़ा कर, आरामदायक स्थिति में, चलने के लिए कहकर। तो इसका सही आंसर क्या है? ड्रेसिंग करते समय हमें पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए ताकि उसे किसी भी तरह की दर्द या असुरक्षा महसूस ना हो। जब घाव से दुर्गंध आए तो क्या संकेत हो सकता है? ये अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अगर घाव से दुर्गंध आ रहा हो, बैड स्मेल आ रहा हो या फिर पस आ रहा हो तो वो संक्रमण का संकेत होता है कि घाव जो है वो संक्रमित हो चुका है। पट्टी बांधने के लिए कौन सा रोल सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन क्या क्या है? सिंथेटिक रोल, कपास का रोल, सिलोफेन या फिर प्लास्टिक रोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कपास का रोल। कपास का रोल जो होता है वो पट्टी बांधने के लिए सबसे मुलायम और सांस लेने योग्य होता है। ये सबसे सुरक्षित भी होता है। पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? डॉक्टर की यूनिफॉर्म, मरीज का नाम, संक्रमण नियंत्रण या फिर स्टाफ की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या है? संक्रमण नियंत्रण। अगर किसी भी ऑपरेशन के बाद जब ड्रेसिंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो संक्रमण रहित हो, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सा भी इन्फेक्शन हुआ तो वो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए संक्रमण नियंत्रण पे विशेष ध्यान रखना होता है। घाव के आसपास की त्वचा की रंगत नीली हो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो घाव के आसपास की त्वचा जो है वो उसकी रंगत नीली हो रही है, ये किसका कारण हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या हैं? पट्टी ढीली है, पट्टी बहुत टाइट है, घाव भर रहा है या दवा ठीक काम कर रही है। इसका सही आंसर क्या है? पट्टी बहुत टाइट है। पट्टी बहुत टाइट होने के कारण क्या हो सकती है? सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें बाधा हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन में बाधा होने के कारण वहाँ के टिश्यू में वहाँ के टिश्यू में ऑक्सीजन सही सलामत नहीं पहुँचती है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ की त्वचा जो होती है वो नीली पड़ने लगती है, यानी कि टिश्यू डेड होने लगते हैं और इस वजह से वो नीला दिखने लगता है।
है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पट्टी टाइट होने के कारण। सबसे सामान्य ड्रेसिंग सॉल्यूशन कौन सा है? तो सबसे जनरलाइज जो ड्रेसिंग सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? नॉर्मल, सलाइन, अल्कोहल, सिरका या दूध। तो घाव को साफ करने के लिए और टिश्यू को बिना किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए जो सबसे सामान्य ड्रेसिंग सॉल्यूशन यूज़ होता है वो है नॉर्मल सलाइन, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेराइल तरह से ये एक स्टेराइल वाटर होता है जो कि घाव की सफाई के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉस्टर क्लॉस विधि किससे संबंधित है? तो फॉस्टर क्लॉस विधि जो है टेक्निक वो किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्रेस्ट फीडिंग से, ड्रेसिंग से, संज्ञाहरण से या फिर बुखार से। तो इसका सही आंसर क्या है? ये ड्रेसिंग से संबंधित है। ये क्या है? ये एक तरह का सर्जिकल ड्रेसिंग का तकनीक है। ये एक तरह का सर्जिकल ड्रेसिंग की तकनीक होती है फॉस्टर क्लॉस विधि, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है फंगल संक्रमण के लिए कौन सी ड्रेसिंग उपयुक्त है? अब अगर किसी को फंगल संक्रमण हो चुका है यानी कि उसके घाव में फंगस लग चुके हैं, ठीक है, तो उसको किस तरह की ड्रेसिंग उपयुक्त है? उसको किस तरह की ड्रेसिंग की जानी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? सूखी ड्रेसिंग, गीली ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक ड्रेसिंग या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सूखी ड्रेसिंग, क्योंकि फंगस जो होते हैं वो मॉइस्ट जगह पे नमी के कारण जो होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं, तो इसीलिए हमें पेशेंट को सूखी ड्रेसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे फंगस का ग्रोथ रुक सके, ठीक है। तो आज के क्लास में हम जैसा कि मुकाम सीरीज़ में 50 क्वेश्चन हर क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमारे आज के क्लास का 50 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल